गुड इवनिंग क्लास। आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से देखेंगे एक छोटे रिव्यू में। और हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। फॉर अ रिव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करते हैं ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर हमें दो एरर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो एरर्स होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग टाइप वन एरर, और बीटा को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर, है ना। टाइप टू एरर, अल्फा और बीटा, इन दो एरर्स के लिए क्या, अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी रिसर्च और एरर ना हो, तो इनको हम क्या करते हैं, टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं। तो टॉलरेट लेवल जब हम कहते हैं कि अल्फा के लिए क्या होगा, तो अल्फा शुड बी ऑलवेज फिक्स टू आइदर 5% फॉर सोशल रिसर्चेज और 1% फॉर मेडिकल रिसर्चेज। बीटा के लिए हम क्या करते हैं, बीटा को हम मान के चलते हैं 0.3 या फिर इससे कम होना चाहिए। ठीक है ना। सिंपल से अल्फा बीटा को अगर आप समझेंगे तो अल्फा क्या है, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, मतलब कि नल हाइपोथेसिस सही थी बट आप उसको क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना। और बीटा का मतलब क्या है, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, अपोजिट। ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो, अच्छा मैंने कल आपको राइट टेल, लेफ्ट टेल और टू टेल टेस्ट पढ़ाए थे। राइट टेल और लेफ्ट टेल को हम कहते हैं वन टेल टेस्ट, क्यों, क्योंकि अगर आपका रिजेक्शन रीजन एक तरफ रहेगा तो होते हैं आपके डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपका मीन ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू टेल टेस्ट लगाते हैं, जहाँ पे हम नॉट इक्वल टू का साइन लेते हैं, क्योंकि आपका रिजेक्शन रीजन दोनों तरफ होता है। दूसरी चीज, जो आपका अल्फा होता है, आइदर इट इज 5% और 1%, रिजेक्शन रीजन के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे तो 5% 1% रहेगा अगर एक तरफ है, बट अगर आपका अल्फा दोनों तरफ होगा तो आप क्या करेंगे, 2.5, 2.5 डिवाइड कर देंगे। आगे चल के जब मैं इसको इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आज करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो आपका डिपेंडिंग अपॉन रिजेक्शन रीजन कितना है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं अल्फा को। मैंने आपको बताया था टाइप वन एरर क्या है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना जबकि वो सही हो। और टाइप टू एरर क्या है, एक्सेप्ट करना। नॉट रिजेक्टिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। ये दो आपके पास केसेस थे हमारे पास। ठीक है। अब वापस एक बार समझ लेते हैं, एक नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एस ए क्यू, स्पीड एजिलिटी क्विकनेस, ऑन बैडमिंटन प्लेयर परफॉर्मेंस। ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, देयर विल बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, या मैं लिखना था देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। और आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा, फटाफट बताओ क्या बना है इसमें, देयर विल बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एसएक्यू ट्रेनिंग ऑन बैडमिंटन प्लेयर परफॉर्मेंस। ठीक है। अब क्या होता है, अगर मेरा नल हाइपोथेसिस, मैं करेक्ट डिसीजंस के बारे में बात करता हूँ, अगर मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो मैं उसको क्या करूंगा, तो मेरा ट्रू है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और ये जो मैंने क्लेम किया है इसको फॉल्स बता करके रिजेक्ट कर दूंगा। दीज आर द टू करेक्ट डिसीजंस, जो कि अब मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करते हैं कि मेरा नल हाइपोथेसिस क्या था, मेरा नल हाइपोथेसिस यहाँ पे ट्रू था। मेरा नल हाइपोथेसिस क्या था, ट्रू, ट्रू है बिल्कुल। ठीक है। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो मुझे उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। बट यहाँ पे अगर मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ टाइप वन एरर। ठीक है ना। दूसरा एरर क्या है, अगर नल हाइपोथेसिस क्या है, मेरा फॉल्स है और मैं इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, दैट मीन आई एम डूइंग व्हाट, टाइप टू एरर। ठीक है। टाइप टू एरर के अंदर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि भैया 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग, और
प्लस नॉट गेटिंग समथिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। मतलब एक सिक्का उछालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हेड होगी या टेल होगी, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो वन होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इट इज ऑलवेज वन और इट कैन बी जीरो। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप टाइप टू एरर करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है बीटा, और नहीं करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं पावर। तो पावर क्या हो जाएगी, वन माइनस बीटा। मतलब आप अपनी रिसर्च में आपके सामने कोई नल हाइपोथेसिस फॉल्स आए और आप उसको एक्सेप्ट ना करें, ये मेरी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बताएगा कि मेरी रिसर्च कितनी है, तो उसको हम कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। ये एग्जाम में कई बार डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले के रूप में पूछ लिया जाता है। तो ये कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। आज बात करनी थी हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि अभी मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि ये रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपका रिजेक्शन रीजन है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। ये है क्या, बेसिकली जब हम कोई भी टेस्ट लगाएंगे, सपोज करते हैं हम जेड टेस्ट लगाएंगे या टी टेस्ट लगाएंगे, एफ टेस्ट लगाएंगे, तो जेड टी और एफ का अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे फॉर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। आ रही बात समझ में। फॉर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन हम जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और टी टेस्ट के अलग अलग टेबल्स को हम फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं बेसिकली क्या होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, मेरे पास क्या क्या कंडीशंस है, मैं अपना स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, कौन सा टेस्ट यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं, ये होता है आपका पॉपुलेशन, और ये इससे मैंने एक निकाला सैंपल। ठीक है। जब मुझे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होगा, दैट मीन जब मुझे पॉपुलेशन की ए टू जेड चीज़ें पता होंगी, तब मैं अप्लाई करता हूँ जेड टेस्ट। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। जब मुझे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूरी नॉलेज होगी तो आई विल अप्लाई जेड टेस्ट। मतलब कि अगर मुझे पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, गिवन होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा जेड टेस्ट। प्लस अगर मेरा सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है, दैट मीन इफ माई सैंपल इज ग्रेटर देन 30, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे को जेड टेस्ट लगाना है। तो जेड टेस्ट की कंडीशंस क्या हो गई कि इट इज़ अ लार्ज सैंपल टेस्ट, 30 से ज़्यादा सैंपल होगा तो जेड टेस्ट लगेगा, प्लस आपका मीन ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन शुड बी गिवन। अगर गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप लगाएंगे टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या है, एक स्मॉल स्केल जेड टेस्ट, छोटा जेड टेस्ट है ये। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि आपका सैंपल साइज 30 से कम होना चाहिए, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, म्यू और सिग्मा नॉट गिवन। मतलब आपके पास यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा, यहाँ पे आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। यू नीड टू कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एफ टेस्ट की कंडीशन जब मैं एफ टेस्ट करवाऊंगा तब बताऊंगा, अभी सिर्फ जेड और टी के बारे में बात करते हैं। तो टी टेस्ट क्या, छोटा जेड टेस्ट है जिसके अंदर सैंपल साइज 30 से कम होगा और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा, तो हम अपने आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे करते हैं हम टी टेस्ट करेंगे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे हम, और जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ पे दो तरीके के ग्रुप्स देखेंगे। एक होते हैं आपके इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। इंडिपेंडेंट ग्रुप्स कैसे होते हैं, दैट मीन यू आर हैविंग टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। कैसे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जब आपके पास दो अलग अलग ग्रुप आ गए तो उनको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट ग्रुप। जैसे कि मेल, फीमेल, वॉलीबॉलर, बास्केटबॉलर। ठीक है। गुड, हाई परफॉर्मर, लो परफॉर्मर। ऐसे जब हमारे पास दो अलग अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप बनते हैं तो उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। डिपेंडेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट ग्रुप होते हैं जब हम
एक ही सैंपल को या फिर एक ही ग्रुप को दो बार टेस्ट करते हैं। एक ही ग्रुप को, जैसे ग्रुप ए को हमने टेस्ट किया, आज आज तारीख है 24/12/24। इसी को मैं क्या करता हूँ, कुछ दिन बाद इसी ग्रुप पे फिर एक टेस्ट लेता हूँ। दैट मीन सिंगल ग्रुप इज ऑब्जर्व एट टू डिफरेंट ड्यूरेशन, 1 जुलाई, 1 जनवरी 2025। तो एक ही ग्रुप में मैं क्या कर रहा हूँ, दो टेस्ट ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट ग्रुप। क्या हो गया? डिपेंडेंट ग्रुप। डिपेंडेंट ग्रुप मतलब सिंगल ग्रुप इज ऑब्जर्व्ड एट टू डिफरेंट ओकेजन्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो टेस्ट थे, जेड टेस्ट और टी टेस्ट। ठीक है, तो जेड टेस्ट आपका कब कब लगेगा? इंडिपेंडेंट ग्रुप पे भी लगेगा और डिपेंडेंट ग्रुप पे भी लगेगा। ठीक है, टी टेस्ट कब लगेगा? टी टेस्ट भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे लगेगा। बट कंडीशन क्या होएगी जेड टेस्ट के लिए कि म्यू और सिग्मा गिवन होना चाहिए और सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, म्यू और सिग्मा गिवन नहीं होगा, प्लस सैंपल साइज 30 से कम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सिंगल सैंपल टेस्ट या फिर वन सैंपल टेस्ट। अब ये सिंगल या वन सैंपल टेस्ट में आपको थोड़ा सा अपोजिट चलता है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा। बाद में करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, परसों करवा दूंगा, बट आज हम देखेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सैंपल से रिलेटेड टेस्ट्स। चलो, क्वेश्चन आ गया भैया आपके सामने, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका फटाफट से एक बार पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना? कौन बच्चा रीड करेगा? फटाफट रीड करो, मैं ही रीड कर देता हूँ। एक रिसर्च टीम है, क्या है? एक रिसर्च टीम है इंडस्ट्री की, जो कि इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि लेवल ऑफ अचीवमेंट, हमें क्या बताया गया है, लेवल ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? अचीवमेंट मोटिवेशन आपका एक पैरामीटर होता है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। वो ये देखना चाहती है कि ये जो अचीवमेंट मोटिवेशन है, कंपनी के अंदर दो डिवीजन है। कौन कौन से डिवीजन है? एक डिवीजन है प्रोडक्शन का और एक डिवीजन है आपका मार्केटिंग का। ठीक है, दो पार्ट हैं कंपनी में, और एक कंपनी में मेरे को क्या पता लगता है कि प्रोडक्शन में कितने लोग हैं? प्रोडक्शन में 45 लोग हैं और मार्केटिंग में 50 लोग हैं। तो मुझे पहली चीज़ तो ये पता लग गई कि टोटल आप इसको काउंट करेंगे तो आपका ये 30 से ज़्यादा हो गया है। तो एक चीज़ तो मुझे ये समझ में आ गई कि यहाँ पे जेड टेस्ट लगने की संभावना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन को, कहा यह गया है कि आपके पास दो डिविजन्स हैं, उनका अचीवमेंट मोटिवेशन हमने मेजर किया, और अभी हमें क्वेश्चन ये देता है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस एज वेदर द डिफरेंस बिटवीन द अचीवमेंट मोटिवेशन लेवल अमंग द एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल। मतलब इन्होंने हमें ये कहा है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ये दो बिंदु मैंने लगाए, आपके इन आप लोगों को इनके बीच का डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? थोड़ा दिख रहा होगा, यस और नो? कम दिख रहा है। कम दिख रहा है। अब ये मैंने दो डॉट लगाए, इनके बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है ज्यादा? यस तो सर। इस डिफरेंस को मैं कहता हूं इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस। और इतना बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है तो ये कहूंगा मैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब हमसे क्या कहा गया है? टेस्ट द हाइपोथेसिस वेदर द डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट मोटिवेशन। अब अचीवमेंट मोटिवेशन को उन्होंने किसी भी क्वेश्चनर से मेजर किया होगा, मैकलेन का कोई क्वेश्चनर होगा, है ना, किसी का भी, हार्डी का कोई क्वेश्चनर होगा, किसी से भी उसने मेजर किया होगा, और उसको बताया गया है कि आपको 5% का एरर टॉलरेट करना है। मतलब आपको आपका अल्फा कितना दे दिया गया है? अल्फा कितना दे दिया गया है? 5%। 5% का अल्फा दे दिया गया है। दैट मीन रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स ट्रू शुड बी एट 5% लेवल। ठीक है, अब हमें टेस्ट करना है 5% पे कि मार्केटिंग और प्रोडक्शन इन दोनों के बीच में क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उनके अचीवमेंट मोटिवेशन को लेके। अब मुझे ये देखना है, जैसे कि मार्केटिंग का मीन क्या दिया हुआ है? 58। मतलब अचीवमेंट मोटिवेशन मीन कितना है? 58। प्रोडक्शन का कितना है? 55। ठीक है,
स्टैंडर्ड एविएशन 5 है और 4 है। क्या आप यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है 58 और 55 के बीच में? कोई आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना? बट मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मेरी हाइपोथेसिस कौन सी बनेगी। क्या आपको ये बताया गया है कि मार्केटिंग का ज़्यादा होगा या प्रोडक्शन का ज़्यादा होगा? तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करता हूँ, हाइपोथेसिस बना लेता हूँ। मेरी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या कहती है? रिसर्च हाइपोथेसिस ये कहती है कि टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द अचीवमेंट मोटिवेशन लेवल अमंग एम्प्लॉयज इन द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंट। मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया कि मीन ऑफ मार्केटिंग कंपनी इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ प्रोडक्शन। यही तो मैं देखना चाहता हूं, यस और नो, कि इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। दिस इज माय रिसर्चर क्लेम, दिस विल बी द माय अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी? नल हाइपोथेसिस बन जाएगी कि इनका तो जी मीन ऑफ मार्केटिंग इज इक्वल टू मीन ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी चीज ये बन गई। और इनका अल्फा दिया गया है 5% का। हमें दो चीजें गिवन है कि सैंपल साइज आपका 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा, 30 से ज्यादा है, प्लस आपको म्यू और सिग्मा गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जेड टेस्ट लगाते हैं। अब जेड टेस्ट, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेड टेस्ट। कौन से सैंपल? दो सैंपल, टू सैंपल जेड टेस्ट। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? टू जेड फॉर टू सैंपल जेड टेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? जेड इक्वल टू x2 का बार माइनस x1 का बार अंडर रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन n1। सॉरी, इसको आप 1 भी ले सकते हो, कैसे भी ले लो, अंडर रूट में है वो। सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n2। अब यहाँ पे मुझे देखो, ये मेरा x1 कितना हो गया? x1 हो गया मेरा मार्केटिंग के लिए। कितना है x1 के लिए मार्केटिंग? 58। x2 मतलब मेरा ये हो गया प्रोडक्शन के लिए। ये कितना है? 55। सिग्मा कितना है? सिग्मा है मेरा 5, और सिग्मा यहाँ पे 2 कितना है मेरा? 4। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरा कुछ फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, 58 - 55 अपॉन सिग्मा 1 कितना है आपके पास? 5 का स्क्वायर मतलब 25 बटे में कितना है? 50, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 45। ये ऐसा दिखेगा आपको। आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपकी वैल्यू आती है कितनी? 3.23। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड जेड वैल्यू। क्या कहेंगे इसको हम? कैलकुलेटेड जेड वैल्यू। ये वैल्यू कितनी आई है आपकी? 3.23 की। दिस इज माय कैलकुलेटेड जेड वैल्यू। अब मुझे क्या करना है? मुझे अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? कैलकुलेटेड जेड वैल्यू निकालनी है, और फिर आपको निकालनी है टेबुलेटेड जेड वैल्यू। अब टेबुलेटेड जेड वैल्यू का मतलब क्या है? मुझे अल्फा कितना दिया गया है? 5%, या फिर 0.05। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यस और नो? यस यस सर। अब देखो यहाँ पे एक पेज पेज क्या था हमारा, कि हमारा टेस्ट कैसा था, हमारी हाइपोथेसिस कैसी थी, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो अल्फा है वो डिवाइड हो जाएगा आधा आधा दोनों रीजन्स में। ये हो गया मेरा अल्फा/2, और ये हो गया मेरा अल्फा/2। अब यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू है 0.05/2 और 0.05/2। करो कितना आता है? 0.05/2 कितना आता है? 0.25। हाँ, 0.025। अब फटाफट से हम है ना जेड टेबल देखते हैं। जेड टेबल में तुम्हें देखना है, क्या देखना है? देखो, ये देखो, ये आ जाओ।
अब इस एरिया, इस कर्व के नीचे जितना एरिया होता है उसको मैं 1 लिखता हूँ, और अगर मैं हाफ करूँ तो इसका ये कितना हो गया, 0.5 मिल गया। यस और नो? यस। यस सर। और अल्फा बाय 2 मेरा निकल के कितना आया, 0 पॉइंट कितना आया था, 0.025। यस सर। अब इस पूरे एरिया में से मैं इतना एरिया माइनस कर देता हूँ, पूरे एरिया में से इतना एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे ये एक्चुअल पॉइंट पता लग जाएगा कितना आएगा यहाँ पे जेड। तो मैं क्या करता हूँ, 0.500 को माइनस कर देता हूँ 0.025 से। माइनस करो कितना आता है, जीरो फोर जीरो पॉइंट पॉइंट टू फाइव आएगा ना सर फिर। 4.75 जी जीरो 0.4, जीरो पॉइंट सेवन 75। सेवन फाइव अब ये देखो 0.475 आया है। ये एरिया देखो ये कहाँ आ रहा है, ये एरिया यहाँ पे आ रहा है। यस सर। अब इसके लिए z की वैल्यू निकालो। 1.9, पहले दो डिजिट क्या हो गए, 1.9, और बाद का डिजिट कहाँ से मिला हमें, यहाँ से, 0.06। 0.6। जोड़ो कितना आ गया, यहाँ की z की वैल्यू कितनी आई। वन वन पॉइंट पॉइंट नाइन नाइन सिक्स सिक्स अब ये वैल्यू हमने नाइन। टेबल से, ये वैल्यू हमने टेबल से देखी थी, इसलिए इसको हम कहेंगे टेबलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड z वैल्यू। अब ये टेबुलेटेड z वैल्यू, अब कॉन्सेप्ट क्या आता है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ फटाफट से, हम देखते हैं। मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी, मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू थी 3.03। ठीक है, और टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है, 1.96। अब नाइन बच्चों सिक्स याद रखना, जब मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो टेबुलेटेड वैल्यू से, इसका मतलब क्या है, ये हो गया, ये आपका रिजेक्शन रीजन हो गया यहाँ पे। ये मेरी टेबुलेटेड वैल्यू है ZT, मतलब टेबुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई, 1.96। मेरी Z कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ है, इससे आगे आएगी, 1.96 से आगे की तरफ आएगी। यस और नो? 3.23 1.96 से बड़ा है, वो कहीं यहाँ जाके आएगा। तो यस ये सर। यस सर। ये क्या हो गया आपका, Z कैलकुलेटेड कितना आ गया, 3.23। अब देखो ये रिजेक्शन रीजन में कितना आगे आया है, मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे जितनी ज्यादा कैलकुलेटेड वैल्यू की बड़ी होगी टेबुलेटेड वैल्यू से, हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट। रिजेक्ट कर देंगे। अब रिजेक्ट कैसे करेंगे, रिजेक्शन में क्या था हमारा, नल हाइपोथेसिस क्या कह रही थी कि नहीं मार्केटिंग और प्रोडक्शन वालों का मीन सेम है, तो मैं इस क्लेम को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्ट कर दूंगा ना, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आई है। व्हेन यस। कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन था z टेबुलेटेड से। तो इसका मतलब जो मेरी नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट होगी, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वो क्या मिली, मुझे ट्रू मिली, उसको मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। करूंगा। अब मैं यस सर। उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग और प्रोडक्शन का मीन अलग अलग है, और उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब क्या है, दोनों बहुत दूर दूर हैं। दूर दूर हैं मतलब, इसको आप देखिए दूर दूर कैसे हैं, अगर ये मेरा नॉर्मल कर्व बनता है किसका, मार्केटिंग का, विद द मीन कितना है, मीन हमारे पास यहाँ 58, और दूसरा कर्व बनता है प्रोडक्शन का विद द मीन 55, तो इनके मीन्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। जितना ज्यादा ये पास आते जाएंगे उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये तो ये क्वेश्चन आपका वन सैंपल का है, ठीक है, ये मैं कल करवाऊंगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक टेस्ट के रिजल्ट हैं, क्या है हमारे पास, एक टेस्ट के रिजल्ट है, वोकेबलरी डिक्टेशन हुआ था 15 साल और 25 साल, मतलब हमारे पास दो एज ग्रुप हो गए, मतलब दो सैंपल हो गए। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें पता लग गई कि यहाँ पे मेरा टेस्ट कैसा लगेगा, इंडिपेंडेंट सैंपल वाला लगेगा, इंडिपेंडेंट सैंपल का लगेगा। अब दूसरा चीज़ क्या है, हमें ये स्कोर दे दिए गए हैं, और हमें काउंट कर लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 9 18। तो आपका सैंपल साइज इज लेस देन 30, कितना है, यस सर। तो 18।
अब आपको एक चीज ये पता लग गई कि मेरा सैंपल साइज 30 से कम है और इंडिपेंडेंट सैंपल है, तो मुझे ये चीज पता लग गई कि यहाँ पे अब आइदर जेड टेस्ट लगेगा और टी टेस्ट लगेगा, बट कौन से वाला लगेगा? इंडिपेंडेंट वाला लगेगा। और क्यों लगेगा? जेड टेस्ट लगेगा तो क्यों लगेगा, और टी टेस्ट लगेगा तो क्यों लगेगा? तो मुझे ये चीज़ पता है जेड टेस्ट कब लगता है, जब आपके पास पॉपुलेशन का मीन और सिग्मा गिवन हो। बट यहाँ तो गिवन नहीं है। हमें क्या करना है? हमें टेस्ट करना है कि जो वोकेबलरी स्कोर 15 साल वाले बच्चों का है और 25 साल वाले बच्चों का है, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। और हमें अल्फा क्या दिया गया है? हमें अल्फा दिया गया है 1%। तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर क्या है? बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों को मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो लिखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, चलो पहले नल हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि इनका मीन ऑफ 15 ईयर्स इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ 25 ईयर्स। मीन क्या है? यहाँ पे मीन लिया गया है वोकेबलरी टेस्ट का। तो नल हाइपोथेसिस क्या बन गई कि नहीं भैया, उनका मीन तो इक्वल होगा, अपोजिट। ठीक है। अल्फा हमें दिया गया है यहाँ पे 1%। हमारा सैंपल साइज 30 से कम है। कितना है हमारा सैंपल साइज? 18। अब हमारे पास ना म्यू और सिग्मा गिवन ही नहीं है, ये दोनों गिवन नहीं, तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए अब मैं लगाऊंगा टी टेस्ट। टी टेस्ट कैसे लगेगा? टी टेस्ट के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन 1/n1 + 1/n2। एक्स बार क्या है? एक्स बार है मीन ऑफ 15 ईयर्स। और वाई बार क्या है आपका? 25 ईयर्स। इसका मीन, तो मीन कैसे निकालेंगे आप? 28 + 32 + 28 + 26 + 28 29 22 25 34, इसको आप ऐड करेंगे, तब आपका आंसर निकल के आएगा कितना? टू। डिवाइड 9 भी करना पड़ेगा तब आएगा और एवरेज सर। डिवाइडेड बाय 9 भी करना पड़ेगा आपको। कितना आएगा आपका? 28। और ये कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 222/9। ये मीन आ जाएगा आपका 24.67। अब हमें यहाँ पे हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट किया जाता है एस। एस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इस एस को हम बोलते हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब इन दोनों ग्रुप्स के वैल्यूज को मिला के एक साथ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा, और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कहते हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सपोज करते हैं हमें एस डी दिया गया है कितना? एच डी दिया गया है 3.88। अब ये सारी वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में डाल देनी है, कुछ नहीं करना है। डाल देते हैं। कितना हो गया आपका? टी इज इक्वल टू 28 - 24.6 अपॉन पूल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया? 3.88 अंडर रूट n1 कितना है आपके पास? 9 ऑब्जर्वेशन है, +1/9। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कैलकुलेटेड टी वैल्यू। क्या मिलेगी आपको? कैलकुलेटेड टी वैल्यू। कैलकुलेटेड टी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? सपोज करते हैं यहाँ पे 1.82। अब मुझे अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, तो आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट? वन टेबुलेटेड परसेंट टेबुलेटेड टी वैल्यू निकालनी है मुझे। अब मैं टेबुलेटेड टी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा? टी डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा। क्या करूंगा? टी डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा। ये मेरा टी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मुझे टी डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि मेरा टेस्ट कैसा था। मेरा टेस्ट यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या है? नॉट इक्वल टू का साइन है, तो ये कैसा हो गया? टू टेल हो गया। अब टू टेल का मतलब क्या हो गया? टू टेल का मतलब हो गया ये कि जो मेरा अल्फा है वो दो जगह बट जाएगा, और अल्फा कितना है? 1%। अल्फा कितना है? 1%। दैट मीन अब आप क्या कीजिए? 1 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 2 से। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पे? 0.005 दोनों तरफ।
ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना है, 0.5। मुझे कुछ नहीं करना, यह मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, इतने एरिया को निकालने के लिए मैं 0.500 में से माइनस कर दूंगा 0.005। कितना आंसर आएगा फटाफट बताओ। इसका आंसर आएगा 0.495। ठीक है, 0.495। देखो ये एरिया कहाँ पे आता है। सॉरी, यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट और रह गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना डिग्री ऑफ पड़ेगा। फ्रीडम। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना रह गया हमारा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये समझो। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम चलते हैं एक और पेज पे। ये देखो, अब सपोज करो मेरे पास एक सैंपल है, 5 ऑब्जर्वेशन है। इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, N1 N2 N3 N4 N5। 5 ऑब्जर्वेशन है। अब इन 5 ऑब्जर्वेशंस में मुझे इन पांचों ऑब्जर्वेशंस को जोड़ के मुझे 150 का स्कोर बनाना है। सपोज करते हैं मैं एक ऑब्जर्वेशन ले लेता हूँ, 10 20 50 60। अब इनको जोड़ो, कितना हो गया, कितना हो गया, 110 20 130, 130 और 10 140। दैट मीन 140। जो मेरी पांचवी ऑब्जर्वेशन है वो फिक्स हो गई, बाकी ये 4 ऑब्जर्वेशन मेरी फ्री हो गई। मतलब मेरे को अगर 5 ऑब्जर्वेशंस को जोड़ के 150 बनाना था, तो उसमें से मैं 4 ऑब्जर्वेशन तो अपनी मर्जी से लिख दी और लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन मेरी फिक्स हो जाएगी कितनी, 10। तब जाके मैं 150 बना पाऊंगा। तो ऐसे ही सपोज करते हैं मेरे पास अगेन 5 ऑब्जर्वेशन है, अब मुझे 200 बनाना है। तो मैं पहली ऑब्जर्वेशन ले लेता हूँ, 5 10 90 15 15। अब जोड़ो, कितना हो गया, 30 120 130 135। 135, 135। अब मेरी जो 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी ये ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं हम यहाँ पे N6। अब मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन ये रह गई। अब मुझे कितना इसमें मैं N6 को जोड़ूं कि 200 आ जाए, तो मैं 200 में से इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे 65 मिल जाता है। 65। तो मेरी लास्ट ऑब्जर्वेशन फिक्स नहीं होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ डेटा में कितने ऑब्जर्वेशंस फ्रीली मूव कर सकती हैं और कितनी ऑब्जर्वेशन फिक्स हैं। तो जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 10 ऑब्जर्वेशन है, तो आपको अगर निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो आप क्या करेंगे, n-1 कर देंगे। n कितना है, 10 - 1। मतलब 9 ऑब्जर्वेशंस आपकी फ्रीली मूव करेंगी, एक फिक्स हो जाएगी। अगर आपका ऑब्जर्वेशन 50 है एक ग्रुप में, तो आप क्या करेंगे, 50 - 1 49। अगर आपके पास दो सैंपल हैं, सैंपल 1 इसमें कितनी है, 10 ऑब्जर्वेशन है। एक सैंपल 2 है, इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, इसमें भी 10 है। अब मुझे इन दोनों को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। तो इसके लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितनी होगी, 10 - 1 प्लस इसमें कितना हो जाएगा, 10 - 1। कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 माइनस कितना आ जाएगा, 2। कितना हो गया, 18। 18। तो 18। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, N1 + N2 - 2। मतलब N1 मतलब ग्रुप 1, N2 मतलब ग्रुप 2। ठीक है, हम टी टेस्ट में क्या करते हैं, हम टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करते हैं। ये मैं आपको पढ़ाना रह गया था। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी आपकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 16। कैलकुलेट करते हैं। N1 कितना है आपका, 9। N2 कितना है आपका, 9। तो 9 + 9 = 18। यस सर। ठीक है, और आपको -2। डिग्री ऑफ फ्रीडम करना है, कैसे करना है, N1 + N2 - 2। कितना हो गया, कैलकुलेट करिए। 16। 16। 18 - 2 = 16। अब मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गई 16। कितनी मिल गई, कितनी मिल गई, 16। 16। अब देखो, अब मुझे कितने पे कितनी वैल्यू पे चेक करना था। 0.95 वाला था सर। रुक जाओ, अभी हमें 16 पे चेक करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लो, 16 कहाँ आता है, ये आता है यहाँ पे। और हमें अल्फा कितना यस निकाला था सर। हमने,
हमने अल्फा, सॉरी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा यहाँ पे। अल्फा हमारा कितना आया था 0.05। तो 0.05 वाला टेबल हम यहाँ पे इस वाले को पकड़ लेंगे और 16 को मैच करेंगे। कितना आया? टू टू पॉइंट पॉइंट नाइन टू नाइन वन टू वन कितना आया? टू पॉइंट ये नाइन 2.9 टू वन अब बच्चों 9 to अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपकी टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथ टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे एक्सेप्ट। क्या हो गया? except the null जो आपकी hypothesis when it जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गई? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस क्या fail हो to जाएगी? reject, sir. एक्सेप्ट हो जाएगी। और आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस जो ये थी, ये क्या हो जाएगी? ये कहेगी कि आपके मीन ऑफ 15 और 25 इज ऑलमोस्ट सिमिलर। आप जो क्लेम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। दैट मीन योर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। आ रही बात समझ में? क्लियर है? सर इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो कम होगा ना सर? है ही नहीं ना सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया ना। ये देखना, अगर ये एक्सेप्ट हो गई तो ये रिजेक्ट हो गई। Significant difference है नहीं। है ही नहीं ना। सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्यों मिलेगा? जब आप इस क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हो कि 15 ईयर वालों का मीन और 25 ईयर ओल्ड वालों का मीन सेम है। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो इसका मतलब क्या दोनों सेम है ना। तो इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस कहाँ रह गया? ठीक है। वो एच यस। डी की वैल्यू किस दिया हुआ था? कौन सा? पूल्ड एच डी। पूल्ड एच डी। HD sir निकालते कैसे पुल पूल्ड HD? पूल्ड एच डी निकालने का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों स्कोर्स को क्या करेंगे हम, मिला करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। एक्स के लिए पहले हम मीन निकालेंगे, फिर एक्स बार एक्स का स्क्वायर करके एक बड़ा फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, तुम्हें निकालना हो निकाल देना। पूल्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड। तो दिया होगा ना सर हाँ FD? दिया रहता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। हाँ, ठीक ठीक है सर, कोई चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास एक सैंपल है, उसी सैंपल को हम पहले टेस्ट करेंगे और उसी सैंपल को हम पोस्ट कंडीशन में टेस्ट करेंगे। दैट मीन व्हेन वन सैंपल इज टेस्टेड एट टू डिफरेंट ओकेजन्स तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट सैंपल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पॉलिटिकल कैंडिडेट देखना चाहता है कि अगर वो एक पीआर कंपनी को हायर करता है अपनी इमेज सही करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, अपनी इमेज को अच्छा करवाने के लिए पीआर एजेंसी को हायर कर रही है और देख रही है कि उसको हायर करने के बाद जो मेरी पहली क्या पॉपुलैरिटी थी और बाद की पॉपुलैरिटी है उसमें कोई अंतर आया या नहीं आया। तो हमें टेस्ट करने के लिए दिया गया है कि इसकी कुछ आपका इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारे इस क्वेश्चन का ब्रेक डाउन कर लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे हमें क्या है, हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस ये कहती है, हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या क्या कहती है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन इट बी कंक्लूडेड दैट पीआर कंपनी वाज इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या होगा कि जो उसकी पहले की पीआर थी और बाद की पीआर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मतलब उसकी पॉपुलैरिटी पहले कम थी अब बढ़ गई होगी। दैट मीन पॉपुलैरिटी का मीन पॉपुलैरिटी का मीन क्या होगा? प्री। और पॉपुलैरिटी का मीन पोस्ट। पोस्ट। मतलब उसका मीन बढ़ गया होगा तभी तो ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी होगी। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगी? नल हाइपोथेसिस कहेगी बिल्कुल उल्टा। प्री विल बी ग्रेटर और इक्वल टू पोस्ट। हमें अल्फा कितना दे दिया गया है? अल्फा दे दिया गया है 1%। अच्छा, अब यहाँ पे आपका कौन सा हाइपोथेसिस हुआ, ये वन टेल या टू टेल? यहाँ पे आपको डायरेक्शन जस्टिफाइड कर दी गई है कि ज्यादा होना चाहिए। दैट वन मीन टेल हो जाएगा। वन टेस्ट। आपका रिजेक्शन रीजन क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा। तो आपका अल्फा कितना है? 0.1%। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमें यहाँ पे दो डेटा दे दिए गए हैं। डेटा कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना है? 11। तो आपका टोटल डेटा कितना है? टोटल आपके पास एन कितना हो गया? एन तो आपका सेम ही 22। है। एन तो आपका सेम ही है ना।
कितना है आपका एन? 11 सर। एन कितना हो गया आपका? 11। सिंपल सी चीज। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? एक ग्रुप है तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? सिंपल, n-1। कितना हो गया? 10। 10 क्या हो 10। गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब फटाफट से हम टेबुलेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं। टेबुलेटेड वैल्यू निकालिए 10 पे 0.1 के लिए। 10 पे 0.10 के लिए निकालिए। कितनी आ रही है आपकी टेबुलेटेड वैल्यू? फटाफट बताइए। 1.383। कितना आ गया? 1.372 है सर। 383 तो 9 की हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। 1.372। 1 पॉइंट। 1.372 है 0.10 पे। अरे बेटा, अरे ये आपका 1% को कन्वर्ट करो ना। सॉरी, ये होगा आपका 0.001 हो गया ना। 01 हाँ होगा, फिर सॉरी। अलग आएगी सर, फिर अलग हाँ, आएगी। वही तो मैं सोचूं। 1% का मतलब होता है 0.01। 0.01 इसकी निकालो। सर 1 को फिर। अरे 1% का निकालो ना बच्चों, कितना हो गया? ये देखो, 2.764 आएगी। कितनी आई है? कितनी आई? टू टू पॉइंट पॉइंट सेवन सिक्स फोर सेवन सिक्स सेवन फोर सिक्स अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? टी इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या है? फॉर्मूला है डी बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड अंडर रूट एन। ठीक है। अब ये डी बार क्या है? डी बार है आपका, जैसे 56 में से 44 को माइनस कर दो, कितना आएगा? माइनस करो। 12 सर। हाँ, 12 आएगा सर। 12 माइनस। 12। हाँ 12 आ 12 गया। आएगा सर। इसको माइनस करो 7, इसको माइनस 7 आ करो। जाएगा सर। इसको आएगा? माइनस आएगा या नहीं आएगा? 3। है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इसका डिफरेंस ले लेंगे हम। कितना आ गया यहाँ पे? 3। 3। इन सबको हमने क्या किया? हमने नाम दिया डी। डी मतलब डेविएशन, कितना डेविएशन है। फिर हम क्या करेंगे? इस डेविएशन को जोड़ देंगे। मतलब सपोज करते हैं इन सबको माइनस करके कितना आ रहा है, जैसे 12। ठीक है, फिर आ रहा है 12 आ आपका, जाएगा। है ना? इसको हम डेविएशन को, 1। इस डेविएशन का हम मीन निकाल लेते हैं। इस डेविएशन का जब हम मीन निकालते हैं उसको हम कहते हैं डी बार। कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ डी, मतलब जितने भी हैं इनको माइनस कर दो, जैसे -1, 4, है ना? इन सबको माइनस कर दो, उसको हम ऐड कर दें अपॉन एन। तो डी बार कितना हो जाएगा? डी बार है आपका 53/11। मतलब इन सबको माइनस करके जब आप जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आएगी समेशन ऑफ डी। समेशन ऑफ डी कितना है? 53। एन कितना है? 11। ये कितना आ गया आपको? 4.82। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है 4.66। एन हमारे पास 11 है। फटाफट फॉर्मूले में पुट कर दो। टी इज इक्वल टू 4.82 अपॉन 4.66 इंटू में √11। सॉल्व करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी, कैलकुलेटेड टी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3.433। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी थी? 2.764। और कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू कहाँ आई? यहाँ पे आई, 3.43। अब इस रिजेक्शन रीजन में ये हमारी क्या है? कैलकुलेटेड टी वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे? रिजेक्ट रिजेक्ट। करेंगे। रिजेक्ट। रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या है? देर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी आफ्टर हायरिंग द पीआर कंपनी। हमारा ये क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा। सर इसमें एस बी कहाँ था? 4.66। हाँ 4.66 ये गिवन था। अच्छा गिवन था, इस क्वेश्चन में नहीं दिखा था, ऐसे ही गिवन मानना है हाँ सर गिवन अपन। माना है। ठीक ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके
इंडिपेंडेंट सैंपल्स के। कल मैं आपको 1 सैंपल करवाऊंगा और फिर आपको टी टेस्ट एफ टेस्ट भी करवा दूंगा, ठीक है। सर डिपेंडेंट टी टेस्ट का है वाला लास्ट वाला। हाँ, ये डिपेंडेंट टी टेस्ट का है। सर इसीलिए आपने सर 11 लिया, नहीं तो सर इंडिपेंडेंट होता तो 22 -2 करते ना सर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, चलो।